सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। तो आज सब कुछ जानने वाले हैं रिगार्डिंग द मैटर। सो आर यू ऑल रेडी? पहले तो हम लोग देखेंगे कि मैटर आखिर होता क्या है, किन किन चीज़ों से बना हुआ होता है और मैटर के क्या क्या स्टेट्स हैं। फिर हम ये भी देखेंगे किन अलग अलग स्टेट्स से हम लोग किन अलग अलग स्टेट्स में जा सकते हैं। सो ऑल द थिंग्स विल बी कवर्ड इन दिस क्लास। और ये बहुत छोटी सी क्लास होने वाली है आपके रिवीजन पर्पज़ के लिए, और साथ ही साथ सब कुछ समझ में भी आ जाएगा पूरे कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, चैप्टर नंबर 1 है आपका, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ हम डिस्कस करेंगे मैटर के बारे में। किसके बारे में? मैटर के बारे में। तो देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ मैटर, तो आप सिंपल से ये बोलना, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। तो अगर मास है और साथ ही साथ वो कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, इसको स्पेस ले रहा है, तो मास और वॉल्यूम अगर है तो आप ये बोल सकते हैं कि वो जो चीज़ है वो एक मैटर है। एनीथिंग दैट हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस और हैव वॉल्यूम, वी कॉल इट अ मैटर। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे कि आप ये मार्कर है, तो ये मार्कर का भी देखो कुछ ना कुछ तो मास है, तो इस मार्कर का भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये वाइट बोर्ड है, तो इसका भी एग्जांपल ले सकते हो आप। आपका मोबाइल जिससे आप पढ़ रहे हो अभी, वो भी एक मैटर है। इवन जो आप हवा से सांस ले रहे हो वो भी मैटर है। आप जो पानी पीते हो, आप जो नमक खाते हो, आप जो पानी पी रहे हो, ये सब क्या है? ये सब मैटर है, बिकॉज इन सब में मास है, इन सब का मास है, और ये कुछ न कुछ वॉल्यूम ये लोग ऑक्यूपाई करते हैं, इनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, इसलिए वी कॉल देम व्हाट? मैटर। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं कि आखिर जो मैटर है हमारा, जो हमारा मैटर आखिर कितने बड़े हैं। तो साइंटिस्ट लोग सोच रहे थे पहले, तो साइंटिस्ट दो तरह के लोगों ने आंसर किया। तो कुछ लोगों ने बोला कि मैटर जो है ये बड़ी बड़ी चीज़ें ही होती है, जैसे ये मार्कर, ये मैटर है, ये वाइट बोर्ड है, ये मैटर है, आपके हाथ में जो मोबाइल है वो मैटर है। कुछ लोगों ने कहा बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जो बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े हैं, उन्हीं को हम लोग मैटर बोलेंगे। तो वो लोग क्या बोल रहे थे कि वन लार्ज ब्लॉक, कोई भी एक बड़ी चीज़ को ही हम लोग मैटर बोल सकते हैं। कुछ लोगों ने ऐसा बोला, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने बोला नहीं, मैटर तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत स्मॉल पार्टिकल से भी मिलके बनता है। मैटर जो है, मैटर के स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, कुछ लोगों ने ऐसा बोला। तो फिर जब हम लोग इस चीज़ को टेस्ट करने गए, तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है। वो क्या है कि हमने लिया एक बीकर, और इस बीकर में हमने पानी भरा हुआ था, और साथ ही साथ हमने कोई एक कलर डाल दिया। लेकिन आपकी बुक में जो दिया है वो उन्होंने बोला कि पोटेशियम पर मैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स हमने इसमें डाल दिए। तो जैसे ही इसमें डाला गया तो इसका जो कलर हुआ वो चेंज हो गया, ठीक है। जब इसका कलर चेंज हो गया तो इसी तरह के हमने 4 बीकर और ले रखे थे, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो इस वाले में हमने डाला क्या, थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट, तो इसका कलर चेंज हुआ और पिंक कलर का हो गया। और यहाँ भी पानी जो है उतना ही भरा हुआ है, क्लियर, उतना ही पानी भरा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से बस एक स्पून पानी इसमें डाल दो, तो कुछ कलर इसमें भी आ जाएगा। फिर उन्होंने बोला इस वाले का भी 1 स्पून पानी इसमें डालो, इसमें भी कुछ कलर आ गया। फिर उन्होंने कहा इसका भी 1 स्पून पानी इसमें डाल दो, तो कुछ कलर इसमें भी आ गया। यानी कि यहाँ डार्क था, यहाँ थोड़ा सा डार्क हुआ, थोड़ा सा कम डार्क हुआ, यहाँ और कम डार्क हुआ, और यहाँ और कम डार्क हुआ। लेकिन कलर इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था। तो दिस शोज़ कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं तो बहुत ही छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि इवन आप माइक्रोस्कोप से भी देखने की कोशिश करोगे ना तो भी नहीं दिख पाएंगे। लेकिन ये तो समझ में आ रहा है ना कि सिंपल पानी का कलर चेंज है, मतलब वो पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि इनको हम अलग ही नहीं कर पा रहे। सोचो, इतनी बार हमने चेंज किया, 4 बार, फिर भी उसका कलर है। आप अपने घर पे भी ये वाली एक्टिविटी कर सकते हो। कैसे करोगे? 4 ग्लास ले लो, ठीक है, एक नॉर्मल पानी ले लेना। जैसे यहाँ पे एक बीकर हमने ऐसे ही नॉर्मल रख दिया, इसमें हमने कुछ नहीं मिलाया, तो इससे आपको कलर में डिफरेंस पता चलेगा। तो आप भी 5 ग्लास ले लो, यहाँ पे एक को ऐसे साइड में रख दो, और सब में क्या करो, एक ढक्कन जो है डेटॉल डाल देना, ठीक है। फिर इस डेटॉल का मतलब इस वाले बीकर से फिर एक ढक्कन पानी इस पर डालना, फिर इस वाले बीकर से एक ढक्कन पानी इसमें डालना, फिर इस वाले बीकर से एक ढक्कन पानी इसमें डालना, और आप देखोगे कि इन सब में वो महक आ रही होगी डेटॉल की, जबकि इस वाले से महक नहीं आ रही होगी, क्योंकि हमने इसमें डेटॉल डाला ही नहीं। तो इससे हमें पता चला कि जो हमारा जो साइज़ है ना हमारे मैटर का, पार्टिकल साइज़, वो बहुत बहुत स्मॉल है। इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल।
तो हमारे जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी स्मॉल हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ठीक है, ये बात आई होप कि क्लियर हो चुकी है आपकी। फिर देखो इसके बाद हमने देखा कि आखिर लोगों ने पूछा कि चलो ठीक है हम तो मान गए कि जो मैटर है वो पार्टिकल साइज़ का होता है, ठीक है, लेकिन अब थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दो। तो फिर लोगों ने बताया, साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि ठीक है भाई, हम बता रहे हैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल साइज, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो अभी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको और घबराना नहीं बिल्कुल भी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो ये क्या है, आ जाओ देखो। 3 पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझने हैं। पहला कि जो पार्टिकल्स हैं ना मैटर के, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में स्पेस है। अब इसका एग्जांपल ले लो भाई, जो ऊपर से हमने वो पोटेशियम परमैंगनेट डाला था, पानी का कलर तो ब्लू था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये पिंक हो गया। क्यों पिंक हो गया? क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ जगह रही होगी, वहाँ पे वो पिंक कलर के जो पार्टिकल्स हैं वो अंदर घुस गए, राइट। तभी तो वहाँ पे गया। और आप एक एग्जांपल ले लो नमक और पानी का, या फिर शुगर का। पानी आप लेके रखते हो, इसमें आप जैसे शुगर मिलाते हो तो ये पानी का क्वांटिटी नहीं बढ़ता, लेकिन वो कहीं ना कहीं घुल जाता है। हमारा जो व्हाट डू वी से, शुगर अगर आप ले रहे हो तो शुगर जो है वो यहाँ घुल जाता है, मतलब इसके अंदर ज़रूर कुछ न कुछ स्पेस होंगे। सो यही इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जो हमारा मैटर होता है, तो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। सो पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। फिर देखो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं, दे आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग, बहुत जल्दी मूव कर रहे हैं और हमेशा मूव ही करते रहते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो कि जब अगरबत्ती, मान लो अगर ये अगरबत्ती है, ठीक है, तो ये अगर साइड में रखी है तो आपको महक नहीं आ रही होगी, लेकिन जैसे ही आपकी मम्मी ने अगरबत्ती जलाया और पूजा कर रही, तब आप कितना भी दूर बैठे हो आपको महक आने लगती, ओह माय गॉड मम्मी ने क्या किया, अगरबत्ती जलाया। सो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। लेकिन हमने क्या देखा कि जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहे हैं, तभी तो दूसरे कॉर्नर में जलाई गई अगरबत्ती, दूसरे रूम में जलाई गई अगरबत्ती हमारे नाक तक आ रही, मतलब पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, है ना। तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, दे अट्रैक्ट ईच अदर। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आप बुक में पढ़ोगे तो आपको डायरेक्ट ये हेडिंग भी मिल जाएगी। सो पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, आप पानी ले लो, ठीक है, अगेन पानी का एग्जांपल, और इसमें आप उंगली डालो, एक चाहो तो पूरा हाथ डाल दो। एक बार जब आप डाल दोगे तो आप देखोगे कि आधा पानी इधर है, आधा पानी उधर है, ठीक है। तो आप ऐसा सोच रहे हो कि आपने इस पानी को इतने से कट कर दिया, लेकिन जैसे ही आप अपना हाथ यहाँ से निकालोगे, हटाओगे, तो आप देखोगे कि फिर से वो पानी जुड़ गया, ठीक है, फिर से वो पानी जुड़ गया। तो ये क्या शो कर रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, समझ रहे हो। तो जैसे ही हमने पहले हाथ डाला तो पानी अलग अलग दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हटाया तो दोबारा वो अपनी जगह पे आ गया, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक और एग्जांपल दिया आपकी बुक में। तो जैसे सपोज़ करो कि ये क्या आयरन नेल है, ठीक है, आयरन नेल है, आप इसको पीटते जाओ। अब आप पीट रहे हो इसको, ये थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि दब जाएगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं दब रहा है, मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन है, राइट, इनके बीच में अट्रैक्शन है। दिस इज़ व्हाट वी आर सेइंग। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको याद रहेंगे। अब मुझे नहीं लगता आपको इससे ज़्यादा इसके बारे में और कुछ सीखने की ज़रूरत है। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के, मैं इसको रब कर देता हूँ, तब तक आप लोग भी इसे रिवाइज़ कर लो अच्छे से, हो सके तो पॉज करके आप इसके नोट्स भी बना सकते हो इन शॉर्ट, ठीक है। फिर देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग सीखने वाले हैं, इट इज़ रिगार्डिंग कि स्टेट्स ऑफ मैटर। तो भाई स्टेट्स ऑफ मैटर आखिर क्या होते हैं? 3 तरह के स्टेट्स ऑफ मैटर आपको पढ़ने हैं, वैसे तो 5 होते हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपको क्या आंसर करना है? आपको आंसर करना है सर, एक स्टेट होता है सॉलिड, एक स्टेट होता है लिक्विड,
और एक स्टेट होता है गैस, और यही हमें पढ़ने हैं मेन। लेकिन हमारा जो साइंस है थोड़ा एडवांस हो चुका है, तो आपको कुछ और भी मिलेंगे, जैसे कि प्लाज्मा। इसको डेप्थ में नहीं पढ़ना है। प्लाज्मा भी एक स्टेट ऑफ मैटर है, और एक होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये भी दो एडिशनल आपके पास मैटर के स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। तो अभी हम लोग इनकी बात कर लें, सॉलिड लिक्विड गैस। तो देखो, इसको समझाने के लिए आप ये 3 बॉक्स याद रखो, 1, 2 और यह 3। देखो इनके पार्टिकल्स, ये क्या पास पास में आपको दिख रहे हैं? अच्छे से देखो, ये पास पास में दिख रहे हैं। फिर देखो दूसरा, तो ये है सॉलिड के पार्टिकल्स। अब हम लिक्विड की बात करते हैं, तो लिक्विड में देखो आपको ये जो पार्टिकल्स हैं ये दूर दूर दिख रहे हैं। और जब आप गैस की बात करोगे, गैस, तो इसके पार्टिकल्स तो बहुत ही दूर हैं। इनके ये देखो, ये इतने पास पास हैं। क्लियर? तो देखिए, इनके जो पार्टिकल्स हैं, किसी सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास होते थे, क्लोजली पैक्ड। जो लिक्विड होते हैं उसके पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, लेकिन गैस के जो पार्टिकल्स हैं तो बहुत ही दूर दूर रहते हैं। तो अब इन्हीं चीज़ों से हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज सीखने वाले हैं, समझना इस बात को, ठीक है? देखो, सॉलिड के बारे में जब आप बात करोगे तो आप बोलोगे कि जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, दे आर क्लोजली पैक्ड। अच्छा देखो, अगर कोई चीज़ क्लोजली पैक्ड है, अगर यहाँ हर जगह भरा हुआ है, तो क्या आप इसको दबा पाओगे, कंप्रेस कर पाओगे? बहुत मुश्किल होगा। अब देखो, यही देखो सॉलिड है, इसको क्या मैं देखो कितना दम लगा रहा हूँ, लेकिन ये तो दब ही नहीं रहा। यानी कि जो सॉलिड होता है उसकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, यानी कि ना के बराबर होती है। ये पहली बात हो गई। दूसरा देखो, इसको मैं कब से दबा रहा हूँ, लेकिन क्या ये अपना शेप चेंज कर रहा है? देखो, शेप चेंज कर रहा है? नहीं, इसी शेप में है, इसी शेप में है। तो इनकी एक परफेक्ट शेप होती है, एक डेफिनेट शेप होती है, एक डेफिनेट बाउंड्री होती है, एक डेफिनेट बाउंड्री है। देखो ये बाउंड्री। और ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्यों हमें देखने को मिल रही? क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो हैं वो क्या है, क्लोजली पैक्ड हैं। 3 पॉइंट बताया मैंने, क्या रिजिड होते हैं ये, दूसरा इनके जो पार्टिकल्स है क्लोजली पैक्ड हैं, तीसरा आप देख रहे हो क्या कि इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, और इनका डेफिनेट शेप होता है। इस तरह से हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ कवर कर ली। बस एक बार आप रीड कर लेना, बस हो गया, ओके। और ये कोशिश करते हैं, जो सॉलिड है वो कोशिश करता है कि अपनी साइज़ को हमेशा मेंटेन करके रखे। अगर गलती से कंप्रेस हो भी गया तो भी वो अपनी साइज़ पे दोबारा आ जाते हैं, ठीक है। तो यहीं से आपकी बुक में इसी के रिगार्डिंग, सॉलिड के रिगार्डिंग, ये वाला पॉइंट मैंने बताया कि अपनी पोजीशन को रीगेन करते हैं, अपनी पोजीशन को अपनी जो साइज़ है उसको रीगेन करते हैं, शेप को रीगेन करते हैं। इससे रिगार्डिंग आपके लिए 3 एग्जांपल दिए हैं। एक तो आपको एग्जांपल दिया है कौन सा, रबर का। जो मिठाई में आप मिठाई के पैकेट के ऊपर जो रबर नहीं लगी होती, तो उसका दिया है। वो होता नॉर्मली इतना बड़ा सा होता है, लेकिन आप अगर इसे स्ट्रेच करोगे तो दूर तक स्ट्रेच हो जाता है, राइट? तो स्ट्रेचेबल है, लेकिन जैसे छोड़ोगे तो अपना शेप में दोबारा आ जाता है। तो इसको भी कहते हैं कि एक सॉलिड है। फिर देखो, एक और पॉइंट इसमें दिया था आपको कि जो सॉल्ट है और शुगर हैं ये अपने शेप चेंज नहीं करते हैं अगर आप इनको कहीं और रखेंगे, अलग अलग शेप में रखोगे। फॉर एग्जांपल, आप मान लो दुकान से एक पैकेट लेके आए नमक या फिर शुगर, आपका चाहे जो कंटेनर है डब्बा इस शेप का हो चाहे इस शेप का हो, कैसे भी शेप का आपका कंटेनर हो, आप जैसे इसको इसमें डालोगे तो उसके क्रिस्टल्स अपना शेप चेंज नहीं करेंगे, वो बस उसमें फिल हो जाएंगे, लेकिन अपना शेप ये चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये अपने आप में सॉलिड है। और एक और एग्जांपल आपको दिया है स्पंज बॉल। तो इसमें क्या होता है, स्पंज बॉल तो आप सबको पता ही है ऐसी होती है। तो इसको जैसे ही आप दबाते हो तो ये एकदम पिचक जाता है, एकदम दब जाता है, लेकिन जैसे आप छोड़ते हो तो दोबारा से अपने शेप में आ जाता है। वो स्माइली याद है, स्माइली वगैरह आप लोगों के पास होता है, तो स्माइली को जैसे दबाते हो दब जाता है, लेकिन जैसे छोड़ते हो तो वो अपनी शेप में आ जाता है। तो क्योंकि वो अपनी शेप दोबारा ले रहा है, रीगेन कर ले रहा है अपनी शेप, इसीलिए फिर भी हम उसे क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ से आपका ये सॉलिड टॉपिक ख़त्म। फिर देखो नेक्स्ट है लिक्विड। अब देखो, इसके जो पार्टिकल्स हैं इसके मुकाबले थोड़ा दूर दूर हैं। जब ये दूर दूर है मतलब ये कंप्रेसिबल हो सकता है, आप जो हमारे बिस्लरी वगैरह का बॉटल होता है उसमें तो आप अपने पानी को एकदम दबा भी सकते हो। तो जो वाटर है वो कंप्रेसिबल होता है। इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है। डेफिनेट शेप क्यों नहीं होता, क्योंकि आप अगर इसको
आप अगर इसको अपने क्या नाम है बाउल में डालोगे तो वो उसका शेप ले लेता है, अपने प्लेट में डालोगे तो उसका शेप ले लेगा, अपने स्कूल के बॉटल में डालोगे तो उसका शेप ले लेगा। यानी कि ये जिस शेप में भी, जिस कंटेनर में आप डालोगे वो कंटेनर का शेप ले लेता है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, मतलब इसको आप कंप्रेस कर सकते हो, इसको आप कंप्रेस कर सकते हो क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ से हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या ये रिजिड है, रिजिड नहीं है, राइट। तो ये आपके लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ हो गई, कंप्रेसिबल है, इस बात को याद रखनी है। फिर देखो अगला, देखो गैस के बारे में। तो गैस के बारे में देखो पार्टिकल्स तो और दूर दूर हैं, और ये देखो गैस हर जगह है ना, लेकिन मैं अपना हाथ इधर उधर कर ले रहा हूँ, मतलब बीच में आ ही नहीं रही गैस। लेकिन मान लो ये सॉलिड है, सॉलिड के इधर ले जा रहा हूँ तो ओह मेरी उंगली में लगा, तो यानी कि सॉलिड से कोई चीज़ पास नहीं हो पाती है। इवन वाटर में भी आप जब हाथ घुमाओगे तो आपकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ देखो गैसियस में तो इधर उधर मैं हाथ कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो देखो गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, मतलब यहाँ से मेरी उंगली आराम से क्रॉस हो जा रही है, पहली बात ये। और दूसरी चीज़ क्या है, आपने बलून देखा होगा, बलून को आप जितना जितना दबाना चाहो उतना दबा सकते हो बर्थडे पार्टीज़ में। तो ये क्या है, वो हाईली कंप्रेसिबल है, गैस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल है, ठीक है, ये बात याद रहेगी। अब देखो, अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ। इस तरह से हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ लिया। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है जब दो मैटर्स अपने आप, जब दो तरह के मैटर अपने आप मिल जाते हैं, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट मैटर्स ऑन देयर ओन, अपने आप से मिल जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब देखो डिफ्यूजन आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस सब में मिल जाएगी। तो अगरबत्ती वाला एग्जांपल याद आ रहा है, अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक जो आपकी होती है। तो अगरबत्ती में क्या होता है, एक जगह मम्मी ने कहीं पे अगरबत्ती जलाई और वो जो गैसेस पार्टिकल था वो हवा में मिला, और अब उसको हवा में कोई मिला नहीं रहा अपने से, वो अपने आप मिल गया, इसीलिए वो क्या हुआ, डिफ्यूज़ हो गया। तो गैस में डिफ्यूज़ होकर हमारे नाकों तक आ गई। जब आपकी मम्मी कुकिंग कर रही होती है उस टाइम पे भी आपको पता चल जाता है, दूसरे रूम में रहते हो कि अब खाना पक गया, राइट, अलग अलग स्मेल, महक आ जाती, तो उसे हमने बोल दिया डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट मैटर्स ऑन देयर ओन, अपने आप से अगर वो इंटरमिक्स हो रहे हैं बिना आप किसी और की मदद से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्लियर है। फिर देखो डिफ्यूजन सिर्फ गैस में नहीं दिखेगा आपको, डिफ्यूजन आपको पानी में भी दिख सकता है। जो पानी होता है ना, वाटर के अंदर भी गैस होती है, कौन सी, ऑक्सीजन गैस, यानी कि लिक्विड में भी गैस चीज़ डिफ्यूज़ हो सकती है। अब देखो एग्जांपल इसका देख लो बहुत अच्छा सा, जो जानवर पानी के अंदर रहते हैं ना, वो भी सांस ले पाते हैं। तो कैसे ले पाते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर थोड़ी ना थोड़ी गैस होती है, कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन गैस, ठीक। ये बात क्लियर हो गई आपकी। अब देखो प्लाज्मा के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो प्लाज्मा के लिए बस आप इतना याद रखो, जहाँ बहुत हॉट, वेरी हॉट टेम्परेचर पे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर है जिस जगह पे, जैसे कि सन के आसपास, तो वहाँ आपको प्लाज्मा मिलेगा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे बहुत ही सुपर कोल्ड टेम्परेचर पे आपको ये वाला स्टेट मिलेगा, सुपर कूल टेम्परेचर पे। क्लियर, ये बहुत ज़्यादा हॉट और ये बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर पे ये मिलेगा। इस तरह से हमने कवर कर लिया सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन। और इन चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हो अपने बुक में या फिर नोटबुक में। अच्छा, ये भी देख लो कि डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, यानी कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बढ़ता है। तो डिफ्यूजन जैसे ही, मतलब अगर आप ठंडी के टाइम पे वही अगरबत्ती की बात करोगे तो ठंडी के टाइम पे वो कम मूव करेगा, कम दूरी तक जाएगा, लेकिन जब गर्मी के टाइम पे बात करोगे तो वही और दूर तक जाएगा। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, अगर टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ, आपको लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो हम लोग चल रहे हैं अब नेक्स्ट स्टेज पे। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि आखिर टेम्परेचर और प्रेशर से हम लोग क्या क्या चेंज ला सकते हैं अपने स्टेट ऑफ मैटर पे। ठीक है, इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो देखो
सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, और ये हो गया आपका गैस। अच्छे से देखना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमें सॉलिड से किसी चीज़ को लिक्विड बनाना है तो उसको क्या कहते हैं, लिक्विड से गैस बनाना है तो क्या बोलेंगे, और गैस को सॉलिड बनाना है तो क्या बोलेंगे। और फिर हम इसका ऑपोजिट भी देखेंगे कि अगर हमें लिक्विड से सॉलिड जाना है और सॉलिड से गैस जाना है और गैस से लिक्विड आना है तो हमारे साथ क्या चीज़ें चेंजेस मिलेंगे। तो देखो, पहले हम लोग बात करते हैं सॉलिड, कहाँ गया, सॉलिड से लिक्विड। तो क्या आपको आइस याद आ रहा है, पानी याद आ रहा है? तो देखो, ब्लैक ले लेते हैं। तो सॉलिड से लिक्विड, अगर आप आइस को बाहर निकाल दो तो वो पिघल जाता है, पानी बन जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं इस प्रोसेस को। और अगर आप पानी को फ्रिज में रख देते हो तो लिक्विड जो है वो सॉलिड बन जाता है। लिक्विड का सॉलिड बनने के प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। तो इन दो वर्ड से हमें 2 पॉइंट्स और मिल रहे हैं, पता है क्या। सॉलिडिफिकेशन तब आता है जब फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है किसी चीज़ का। क्या आ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और फ्यूजन मतलब होता है कि सॉलिड जो है वो पिघल के लिक्विड हो गया है। तो पिघलने से ही हमें जो मिलता है वो कौन से पॉइंट मिलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ से हमें पता चलता है मेल्टिंग पॉइंट के बारे में किसी चीज़ के। तो अगर आइस का पर्टिकुलरली हम लोग एग्जांपल लें, पानी का और आइस का, तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस है, और जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। समझ में आया। फिर आगे देखो, अब हम लोग नेक्स्ट के पास चलते हैं। अगला, लिक्विड से हमें गैस बनाना है। तो लिक्विड से अगर आपको गैस बनाना है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। और यहीं पे इसी वेपराइजेशन से हमें जो पॉइंट मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं पता है, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है किसी भी मैटर का तो वो चीज़ वेपर बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं वेपराइजेशन। तो लिक्विड से गैस जाना है तो इसे हम कहेंगे वेपराइजेशन। लेकिन गैस से अगर लिक्विड बनाना है तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। बात क्लियर है। आगे देखो, अब अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाना है तो इसका एग्जांपल होता है आपका नेपथलीन बॉल या फिर कैम्फर या फिर अगरबत्ती भी बोल सकते हैं। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस, ये लोग लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं होते हैं। वैसे नॉर्मली होता है क्या, देखो ना, अगर आइस लिया तो पानी बनेगा, पानी से फिर गैस बनेगा, वेपर बनेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में जाएगा ही नहीं, डायरेक्ट गैस बनेगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस, ये वाला सॉलिड से डायरेक्ट गैस हो जाता है तो इसे कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन कहते हैं इसे। और इसका एग्जांपल है नेपथलीन बॉल। लिख लो एग्जांपल, मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो नेपथलीन बॉल हो गया उसका एग्जांपल। आगे देखो, नेपथलीन बॉल वो जो आपको टॉयलेट वगैरह में मिल जाता है वाइट कलर का, और आपके घर में जो ओडोनिल वगैरह होता है बाथरूम में लगाते हैं, वो पैकेट लेके आते हो, जैसे थोड़ा सा खोलते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाता है 1 महीने बाद, ठीक है। तो इसे कहते हैं सब्लिमेशन। वो लिक्विड बनता ही नहीं है। लेकिन अगर गैस को आपको डायरेक्ट सॉलिड बनाना है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ड्राई आइस। इन दोनों प्रोसेस का बेस्ट एग्जांपल है ड्राई आइस। अब सुनो, ड्राई आइस होता क्या है। तो ड्राई आइस वो होता है जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, गैस कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम उसको हाई प्रेशर में रखते हैं, उसमें उसका प्रेशर बढ़ा देते हैं अगर, तो वो एक सॉलिड बन जाता है और उसी सॉलिड को हम कहते हैं ड्राई आइस। तो CO2 से, यानी कि गैस से सॉलिड जब बना है ड्राई आइस, तो उसे हमने बोल दिया डिपोजिशन। और जैसे ही उसका प्रेशर रिलीज़ कर देते हैं, प्रेशर हटा देते हैं, तो प्रेशर हटाने के बाद वो डायरेक्ट क्या हो जाता है, गैस बन जाता है। तो जब भी आप थिएटर वगैरह आपने देखा होगा, मूवीज़ में बादल दिखाता है ना, बादल, परी आ रही है, तो वो जो बादल का इफेक्ट देना होता है ना, उसमें ड्राई आइस का ढक्कन खोल देते हैं, उसका प्रेशर कम करते ही वो धुआं जैसा दिखने लगता है, तो उसी को हम कहते हैं ड्राई आइस। तो देखो, सॉलिड से डायरेक्ट क्या हो गया, गैस। तो
ड्राई आइस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर एक्सप्लेनिंग दीज टू फिनोमिना, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। तो ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। और फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अभी मैं आपको यहीं पे बता दूं क्या। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड चलो पहले इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। प्लीज़ राइट डाउन दीज थिंग्स। वी कॉल इट ड्राई आइस। और इसी के एग्जाम्पल आप कैम्फर भी ले सकते हो, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। एंड फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये अगर आपका हो गया तो फिर देखो यहीं पे मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। आपने एलपीजी सुना है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आपने सीएनजी सुना है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये आपने ऑटो वगैरह में यूज़ करते हुए देखा होगा। ये तो आपके घर में ही होता है जिससे आप खाना बनाते हो। तो इसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यानी कि किसी भी गैस को, अगर आपको किसी भी गैस को सपोज़ कर लेते हैं कि ये रही हमारी गैस, और अगर ये एक पिस्टन हम लगा देते हैं यहाँ पे, तो अगर आप इसको नीचे प्रेस करते जाओगे और टेम्परेचर कम करते जाओगे, प्रेस करते जाओगे, तो ये जो गैस है एक टाइम पे लिक्विड बन जाएगा। तो जो गैस हम लोग यूज़ करते हैं एलपीजी, तो वो गैस जब जलती है तो हमारा खाना बनता है। लेकिन जो उस टंकी के अंदर जो भरा हुआ गैस है वो कौन सा है, लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि अगर आपको किसी भी गैस को लिक्विड बनाना है तो उसका टेम्परेचर कम करो और प्रेशर बढ़ाते जाओ। देखो इसका प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे जैसे पिस्टन नीचे आता जाएगा इसका प्रेशर बढ़ता जाएगा और लास्ट में जो है लिक्विड बन जाएगी गैस। तो इसे हम कहते हैं लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन। तो प्लीज़ राइट डाउन दिस थिंग। और देखो क्योंकि गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर थे, उनको हमने पास किया तो वो लिक्विफाई हो गया। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड दिस इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। प्लीज़ राइट डाउन दिस थिंग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अभी हम लोग आ चुके हैं इसके लास्ट स्टेज पे। आ जाओ, देखो लास्ट स्टेज ऑफ दिस चैप्टर। और ये क्या है, अब हम लोग बात करेंगे वेपराइजेशन एंड इवापोरेशन के बारे में। तो देखो जो वेपराइजेशन है, अभी भी मैंने आपको बताया, क्या बताया वेपराइजेशन के बारे में। जैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है तो क्या होने लगता है, वेपराइजेशन शुरू हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जब आएगा तभी वेपराइजेशन होता है। और इसी का एक भाई है जिसका नाम है इवेपोरेशन। ये जो इवेपोरेशन है ये तो तब है जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाए। तो बॉइलिंग पॉइंट से कम में कितने भी टेम्परेचर पे जब कभी लिक्विड वेपर बनता है, जब कभी लिक्विड भाप बनता है, कब, बॉइलिंग पॉइंट से कम के टेम्परेचर में, तो हम उसे कहते हैं इवेपोरेशन। एक और चीज़ सुनो, एक और कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। वो क्या, देखो ये रहा कंटेनर, ठीक है, ये कंटेनर है, इसमें हमने ले लिया आइस के क्यूब्स। ये हो गया आपका आइस, क्लियर है, ये आइस है, हमने इसको इसमें भर दिया। अब देखो हमें तो पता ही है जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 पे शुरू हो जाता है। तो जब फ्रिज में था तो माइनस में था टेम्परेचर, जैसे हमने ग्लास में रखा बाहर तो 0 डिग्री पे आया। और जैसे ही 0 डिग्री पे आता है, जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट पे अपने आ जाता है, उसके बाद ये पूरे आइस को सपोज़ करो कि हम यहाँ से हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है, हीट दे रहे हैं। तो जैसे ही एक और हमने क्या किया था, एक थर्मामीटर लगा दिया था। तो इस थर्मामीटर में क्या रीडिंग हम लोग देख रहे थे आखिर टेम्परेचर बढ़ रहा है कि नहीं। तो जैसे ही ये मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचा, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है, तो पानी बनने तक, पूरी तरह से पानी बनने तक हमने देखा कि हम हीट तो दे रहे हैं लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो आखिर क्वेश्चन आया कि भाई ये जो मैं हीट दे रहा हूँ ये हीट जा कहाँ रहा है। तो हमने टेम्परेचर में देखा कि वो टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, सेम डिग्री टेम्परेचर है। तो यहाँ से हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि ये जो हीट जा रही है ना, ये हीट कहीं अंदर छिप जा रही है, उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आखिर ये लेटेंट हीट जो है वो कर क्या रही है भाई, कहाँ गई, क्या कर रही है, तो आपको आंसर करना है ये जो सॉलिड है ना, ये सॉलिड तो तभी होता है जबकि
पार्टिकल्स में अट्रैक्शन होती है, तो उसकी जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना आइस की, उसको तोड़ने में काम आ रही लेटेंट हीट। समझ में आया पहला पॉइंट। वो जो लेटेंट हीट है वो किस काम आ रही है, उसके बीच के जो अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के काम आ रही लेटेंट हीट। ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, ये बताओ आइस की एनर्जी ज़्यादा है, आइस में एनर्जी ज़्यादा है या फिर वाटर में एनर्जी ज़्यादा है? तो आप क्या बताओगे भाई, बताओ आइस में एनर्जी ज़्यादा है कि वाटर में एनर्जी ज़्यादा है? तो आपको पता है क्या बोलना है। जब ये अकेला था आइस जब हमने फ्रिज से निकाला, इसमें कोई भी ज़्यादा एनर्जी नहीं थी। क्यों क्यों? क्योंकि देखो आइस को हमने दिया हीट, वो हीट जो है वो पानी में ही अभी छुपा हुआ है। वो हीट जो गया वो कहाँ है, पानी के अंदर। तो पानी में ऑलरेडी जो उसकी एनर्जी थी वो तो थी ही, लेकिन साथ ही साथ जो हम यहाँ से इसको बहुत सारा हीट दे रहे हैं, जो हम ये लोग हीट दे रहे हैं, वो हीट भी किस पे छुपा हुआ है, वो हीट छिपा हुआ है इस पानी के अंदर। तो पानी की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। याद रहेगा। अब देखो, अब ये जो पानी था इसको हमने कहा कि अब हम लोग ऐसे छोड़ देंगे, अब हम इसको वेपर बनाएंगे। तो सपोज़ करो कि जो पानी था अभी क्या बनेगा, वेपर। तो वेपर बनने के लिए तो आपको पता ही है बॉइलिंग पॉइंट तक आना ज़रूरी है। तो हमने क्या देखा कि इसको यहाँ तक ले जाने के लिए जब हम इसको जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट मिला, यहाँ हमने देखा था कि जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट मिला और फिर मेल्टिंग पॉइंट मिलने के बाद जब ये पिघलने लगा तो वहाँ पे हमने लेटेंट हीट देखा। तो लेटेंट हीट ऑफ उसको बोलते हैं फ्यूजन, यानी कि मेल्ट करने में मदद कर रहा है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हम लोग वेपर बनाने जा रहे हैं ना, तो वेपराइजेशन। तो देखो यहाँ क्या हुआ, जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचे और तब हमने जब टेम्परेचर नोटिस किया, तो आपको तो पता ही है कि जो आइस का है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस हो गया ये तो। लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस रहता है ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस की जब हम बात कर रहे हैं, जैसे वो स्टीम बनना शुरू हुआ तो उसके बाद उसका टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा है। तो हमने बोला कि भाई ऐसा क्या हुआ कि ये जो वेपर बन रहा है उसके बाद टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है, 100 डिग्री का 100 डिग्री सेल्सियस है। तो उसका रीज़न ये है कि अब ये देखो ना, ये स्टीम फॉर्म में ऊपर उड़ने लगा भाप बन के। तो अब आपसे अगर कोई भी पूछे कि आखिर वो टेम्परेचर गया तो गया कहाँ, वो जो हीट हम दे रहे हैं वो हीट कहाँ जा रही है, वो हीट जा कहाँ रही है, लेटेंट हीट। तो आप बोलोगे जो पानी के अंदर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग है उसको तोड़ने, उसकी अट्रैक्शन को तोड़ने में काम आ रही है, ताकि ये हवा में आराम से उड़ सके। मज़ा आया? ठीक है। अब देखो, अब अगर आपसे कोई पूछे कि ठीक है भाई ये बताओ, अभी जो ये लिक्विड था उसमें एनर्जी ज़्यादा है कि जो ये स्टीम बन गई है उसमें एनर्जी ज़्यादा है? तो अब आप तो इंटेलिजेंट हो ही गए हो। आप क्या बोलोगे, पानी को हम कोई हीट नहीं दे रहे थे, पानी तो स्टार्टिंग में वैसा ही था, लेकिन जब हमने पानी को हीट दिया तब जाके वेपर बना, और जो वेपर बना उसमें लेटेंट हीट भी है। तो इस किसकी ज़्यादा हो गई, स्टीम की एनर्जी ज़्यादा हो गई। क्यों? बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आइस में ज़्यादा एनर्जी थी कि पानी में ज़्यादा एनर्जी थी? तो आपने बोला पानी में ज़्यादा एनर्जी थी। क्यों? बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। बात समझ में आ गई आपको? चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपने छोटे भाई के बारे में। देखो इसको आपको अगर भूलने लगे तो आप कैसे याद रखो कि वी देखो बड़ा वर्ड है और ई जो है वो छोटा है। तो ये जो छोटा है, इसको छोटा बड़ा क्यों बोल रहे हैं भाई? छोटा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये 5th वाले नंबर पे आता है, A B C D E 5वां नंबर, और ये 22 तो 22 नंबर पे आता है। वी जो है 22 नंबर पे आता है। तो ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई। तो बड़ा भाई बोलता है मैं तभी कोई काम करूँगा जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, तब मैं वेपर बनाऊँगा। छोटा भाई बोलता है जो मिले उसी में काम चलाओ भाई। छोटा भाई बोलता है जो मिले उसी में काम चलाओ। तो ये जितना भी मतलब बॉइलिंग पॉइंट से कम कितना भी टेम्परेचर हो उसी में इवेपोरेशन होना शुरू हो जाता है। तो वेपराइजेशन यानी कि जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं बल्क प्रोसेस। क्या बोलते हैं? बल्क प्रोसेस। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये सिर्फ इवेपोरेशन हमें सरफेस पे दिखता है, तो ये होता है सरफेस फिनोमिनन। ठीक है, बल्क फिनोमिनन एंड सरफेस फिनोमिनन। तो आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखो, जो हमारा इवेपोरेशन है
वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो कौन से 4 फैक्टर्स हैं, आप इसको लिख लो, मैं इसको रब कर दूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ राइट डाउन दिस थिंग। सो अब हम लोग देखेंगे कि जो इवेपोरेशन है हमारा वो किन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जो हमारा इवेपोरेशन है वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से हैं देखो। पहला है पहला है आपका टेम्परेचर। दूसरा है आपका सरफेस एरिया। तीसरा अगर आप देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा विंड स्पीड। और चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है आपका ह्यूमिडिटी। अब देखो इस बात को समझना बहुत अच्छे से, ठीक है। तो देखो इवापोरेशन क्या होता है, सपोज़ कर लेते हैं हम लोग ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। देखो आप कोई गीला कपड़ा लो, एक तरह के 2 कपड़े ले लो, एक को आप रूम के अंदर रख लो छाँव में, और दूसरे वाले को आप बाहर जाके धूप में डाल दो। तो अब आप बताओ, बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, रूम में टेम्परेचर कम है, तो पहले कौन सा कपड़ा सूखेगा? अरे सर पहले तो बाहर वाला सूखेगा, क्योंकि जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा इवेपोरेशन। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन में क्या होता है, इवेपोरेशन भी बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, ये बात समझ गए हम सर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब हम लोग करेंगे सरफेस एरिया की बात। तो आप ऐसा देख सकते हो कि आप एक बाउल में 5 स्पून आप पानी ले लो, और एक प्लेट में 5 स्पून पानी ले लो, ठीक है, 5 स्पून वाटर ले लो, और इनको दोनों को छत में ले जाके रख दो। और आप 5 मिनट बाद नोटिस करोगे, 10 मिनट बाद नोटिस करोगे कि वो जो 5 स्पून वाटर अगर धूप निकली है तो वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, ये प्लेट खाली हो जाएगा। लेकिन इसमें अभी भी पानी रहेगा। तो इससे हमने क्या देखा कि जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है तो इवेपोरेशन बढ़ता है। तो सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, विंड स्पीड। जैसे जैसे विंड स्पीड बढ़ती है तो इवेपोरेशन बढ़ता है। इसका बेस्ट एग्जांपल सुनो, यहाँ पे तो हमने देखा था दिन वाली बात। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं रात वाली बात, जब टेम्परेचर सेम रहता है। तो देखो इसको कोई कपड़ा ले लो, सेम तरह के 2 कपड़े, एक को आप रूम पे रख दो, फ़ैन ऑन नहीं करना, और एक को आप बाहर जब हवा चल रही है जहाँ बाहर वहाँ रख दो। तो आप ये फील करोगे कि जो बाहर वाला कपड़ा है वो जल्दी सूख जाएगा एज़ कम्पेयर टू रूम वाला। और अगर आपको बाहर नहीं रखना है तो फिर एक और अच्छा सा एग्जांपल देख लो। क्या करो कि एक रूम में आप फ़ैन बंद रखना, उस कपड़े को रख दो, और दूसरे रूम में सेम तरह का एक कपड़ा अभी अभी गीला करके दूसरे रूम में रख दो जहाँ पे फ़ैन है। तो जहाँ फ़ैन होगा वो वाला कपड़ा जल्दी सूखेगा, क्योंकि वहाँ की विंड स्पीड क्या है, ज़्यादा है। और जहाँ पे फ़ैन नहीं होगा उसका कपड़ा लेट सूखेगा। ये बात भी आपको समझ में आ गई। तो ये इवेपोरेशन के हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, विंड स्पीड बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। लेकिन अब हम ह्यूमिडिटी की बात करेंगे। तो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है द स्मॉल ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एयर। तो जो वाटर के स्मॉल ड्रॉपलेट्स एयर में प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। जैसे बारिश के सीज़न में देखो, बारिश के सीज़न में बहुत चिपचिप सा हमें फील होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ऑलरेडी हवा में बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इवेपोरेशन तो बोलता क्या है, इवेपोरेशन का मतलब है लिक्विड का वेपर बन जाना, है ना। और वो वेपर जाता कहाँ है, हवा में सस्पेंडेड पार्टिकल्स की तरह रहता है, तो वो हवा में चला जाता है। अब हम बोल रहे हैं हवा में ऑलरेडी पानी या ड्रॉपलेट्स हैं, तो क्या हवा और ड्रॉपलेट्स लेगा? नहीं लेगा। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी हमारे इन्वायरमेंट में, तो इवेपोरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इवेपोरेशन का प्रोसेस कम हो जाएगा, यानी कि बारिश के टाइम पे आपके कपड़े बहुत लेट सूखेंगे, यानी कि इवेपोरेशन कम हो गया है। समझ में आई बात? और अगर ह्यूमिडिटी कम रहेगी, जैसे कि गर्मी के टाइम पे ह्यूमिडिटी कम रहती, जो हवा है वो गरम गरम रहती है, तो आपका पसीना भी देखो कितना जल्दी सूख जाता है। तो अगर ह्यूमिडिटी कम रहती है, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं। ये बात समझ में आई? तो आप एक ही चीज़ रखो तो आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा, यही एक डिफरेंस है।
अब देखो, जो हमारा इवापोरेशन है ना, ये बहुत अच्छा बंदा है। पता है क्यों? क्योंकि इवापोरेशन ने ये क्वालिटीज़ तो दिखाई ही, साथ ही साथ इसके पास एक और क्वालिटी है। पता है क्या? कूलिंग इफेक्ट देने की क्वालिटी है हमारे इवापोरेशन के पास, कूलिंग इफेक्ट। अब ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि देखो, अगर आपको पसीना कभी आया हो और आपने फील किया होगा कि जब पसीना आ गया और आप थोड़ा सा हवा के नीचे बैठे आराम से, आपको फील होगा कि थोड़ा थोड़ा हवा चल रहा है, और जहाँ जहाँ पसीना आया वहाँ वहाँ बड़ी बड़ी ठंडी ठंडी फीलिंग आ रही है। पता है वो क्यों आ रही है? वो इसलिए आ रही है क्योंकि इवापोरेशन थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो इवापोरेशन होने के लिए बॉइलिंग पॉइंट की ज़रूरत नहीं, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन थोड़ा सा तो टेम्परेचर चाहिए, थोड़ी सी तो एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी। तो वो जो थोड़ी सी हीट एनर्जी वो हमारे बॉडी से लेता है। तो हमारी बॉडी से थोड़ी सी हीट एनर्जी जैसे ही लेता है, वो हीट को खींचता है और इवापोरेट होने लगता है, कपड़ा सूखने लगता है। तो जैसे ही हमारी बॉडी से हीट लिया गया तो हमें आया कूलिंग इफेक्ट, हमें ठंडा ठंडा फील होने लगा। तो ठंडा ठंडा कूल कूल, वो फीलिंग को हम लोग क्या करें, इवापोरेशन का बाय प्रोडक्ट, यानी कि इवापोरेशन इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ आवर्स। ठीक है। और देखो, इसके और बेस्ट एग्जांपल्स आप कहाँ देख सकते हो? मटका देखा है? मटका, तो मटके में, मटका इज़ नॉट अ फ्रिज, पहली बात। उसमें कोई करंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मटका क्या होता है? आपका मटका जो है वो सिंपल सा ऐसा दिखेगा। मटका यानी कि पॉट, जिसमें हम लोग पानी भर के रखें। ठीक है, इसमें पानी भरा, इसमें ना इसके जो साइड साइड पे ना थोड़े छोटे छोटे छेंदे होते हैं, जिससे पोर्स होते हैं, जिससे ये पानी थोड़ा थोड़ा बाहर, थोड़ा एक बूंद बूंद बाहर आता है। तो ये जो पानी जब यहाँ यहाँ आ जाता है ना मटके के ऊपर, तो ये पानी सोचता है कि भाई मैं उड़ूँ। हर किसी को आज़ादी पसंद है, तो ये भी उड़ना चाहता है, लेकिन उड़ने के लिए इसको चाहिए थोड़ी सी एनर्जी। अभी एनर्जी कहाँ से आए? तो थोड़ा सा आसपास से लेता है, लेकिन बोलता है भाई पानी के अंदर भी तो एनर्जी है, तो ये इससे भी एनर्जी ले लेता है। और जैसे इसकी हीट एनर्जी बाहर लेता है तो खुद तो उड़ जाता है, खुद तो उड़ जाता है, और जो अंदर रह जाता है उसकी एनर्जी ले ली गई, तो ये हो गया एकदम ठंडा। तो जो हमारा मटका है वो भी एकदम फ्रिज वाला पानी जैसा इफ़ेक्ट देता है, यानी कि एकदम ठंडा हो जाता है। रीज़न क्या है? कि इसके अंदर की हीट जो है वो इन ड्रॉपलेट्स ने ले ली और ये हो गया ठंडा, और ये जो हीट इसने ली तो ये लोग इवापोरेट हो गए। ये बात समझ में आई? जैसे हमें जब ठंडा ठंडा कूल वाली फीलिंग आई थी, वो क्यों आई थी? क्योंकि इवापोरेट हो गए थे। सिंपल सी बात है। ये बात समझ में आई? एक और एग्जांपल आपको दिया हुआ है, क्या? हमने लिया है अरे आपका जो बॉटल होता है, सुबह सुबह जब स्कूल जाते हो तो एकदम फ्रिज से निकाल के लेके जाते हो आप लोग उस बॉटल को, और जैसे ही आप स्कूल में टेबल पे अपना बॉटल रखते हो, आप देखते हो ओ माय गॉड, मेरे बॉटल के ऊपर तो बहुत ज़्यादा पानी पानी आ गया है, मतलब अंदर का पानी बाहर चला गया है क्या? तभी आपके टीचर ने बोला नहीं नहीं नहीं, वो जो पानी है वो जो पानी है वो आपके बॉटल के अंदर का बाहर नहीं आया, क्योंकि यहाँ तो कैप ऑलरेडी लगी हुई है। वो जो पानी है वो जो हमारे इन्वायरमेंट में जो हवा में थोड़े बहुत ड्रॉपलेट्स हैं, तो ये तो बहुत ठंडा पानी है ना, फ्रिज से निकाल के ले गए हो तुम लोग। तो वो जो ठंडा पानी है, मान लो 0 डिग्री पे है या फिर 2 और 3 डिग्री सेल्सियस पे है, तो क्या है वो जैसे ही, और हमारे जो हवा में जो पार्टिकल्स हैं उनका तो कितना टेम्परेचर होगा, मान लो 24 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, और ये कितना 5 डिग्री सेल्सियस है। इसके अंदर जो पानी है, इसके अंदर जो पानी है 5 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि ये तो बहुत ठंडा है, कोल्ड है। तो ये जैसे ही इसके जो ड्रॉप्स हैं ये इनके टच में आते हैं तो ये अपनी एनर्जी लूज़ कर देता है और कंडेंसेशन हो जाता है, और ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हमें अपने बॉटल के ऊपर दिखने लगते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी से कि हमारा इवापोरेशन के फ़ायदे, कूलिंग इफ़ेक्ट देता है और ये ड्रॉपलेट्स भी हमें दिखने शुरू हो जाते हैं पानी के ऊपर। तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। आई होप आपको हर बात समझ में आई होगी, और रिवीजन के लिए आप चाहे तो इसकी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। नोट्स बनाना है तो लास्ट में अच्छे से नोट्स बना लो। थैंक यू सो मच।